Hello friend, Assalamu alaikum. My name is Abdul Malik. I hope you all will be fine. Today we are going to study about SDLC, System Development Life Cycle. इससे पहले हमने पढ़ा था SDLC, वाटरफॉल मॉडल. अब जो है हम SDLC पढ़ेंगे. A software development process, also known as a software development life cycle, is a structure imposed on the development of a software product. जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई भी हम स्ट्रक्चर उस पर इम्प्लाई करते हैं तो वो मेथडोलॉजी कहलाती है. तो SDLC भी क्या है? इज़ अ प्रोसेस यूज्ड बाय अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन, डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. सेम ऐसे SDLC भी क्या है? एक मेथडोलॉजी है जिसका काम क्या है? सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना, डेवलप करना, टेस्ट करना और वो भी हाई. हाँ जी. उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो SDLC है उसका एम. द एम टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स or exceeds customer expectation, reaches completion within the time and cost estimates. SDLC का सबसे बड़ा मकसद ये होता है सबसे अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी की सॉफ्टवेयर बनाना जो कस्टमर की तवक्कुआत पे पूरा उतरे, उनको टाइम पे मिले और जो बजट उनके साथ डिसाइड हुआ उसी बजट में सॉफ्टवेयर बन जाए. हाँ जी. द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ फ्रेमवर्क डिफाइनिंग टास्क परफॉर्म एट ईच स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. हाँ जी. SDLC जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक मेथडोलॉजी है. तो ये बताता है कौन से स्टेप में कौन सा काम, कौन से स्टेप के बगैर हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर प्रोसीड नहीं कर सकते. तो ये सारा जो है SDLC हमें बताता है. इन शॉर्ट, अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है उसके लिए अगर हम SDLC मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 6 फेजेस हैं. अगर आपने SDLC के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको 6 फेजेस से गुजरना होगा. सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. हाँ जी. इस क्या है? असेस फिजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम. कि मतलब जो हमारा सिस्टम है जो आप बनाने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो है आप डिफरेंट टाइप के डाटा, उसकी कॉस्ट, उसकी वर्थ, सब कुछ जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो आ जाता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. सिंपल जो है, हम जो है कोई भी ओल्ड डाटा, कोई भी डाटा पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए ढूंढते हैं तो वो सारा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आएगा. हाँ जी. उसके बाद है सिस्टम एनालिसिस. स्टडी ओल्ड सिस्टम एंड डिफाइन न्यू रिक्वायरमेंट्स. पुराने सिस्टम जो है उनको अच्छे से पढ़ना और उसी के हिसाब से न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट करना, पहचानना, ये आ जाता है सिस्टम एनालिसिस में. हाँ जी. डिफाइन सिस्टम फ्रॉम द यूज़र व्यू. और जिस तरह यूज़र चाहता है उसी हिसाब से सिस्टम को डिफाइन करना. हाँ जी. जब सिस्टम डिफाइन हो गया उसके बाद आ जाता है सिस्टम का डिज़ाइन. मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है जब वो फुलफिल या आप जो है अपने सॉफ्टवेयर डेवलपर को आप बता देते हैं तो उसके बाद क्या है? डिज़ाइन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. डिज़ाइन न्यू अल्टरनेटिव सिस्टम, डिफाइन सिस्टम फ्रॉम टेक्निकल व्यू. जो है हर तरह से बनाया जाता है. हाँ जी. उसके बाद आता है सिस्टम डेवलपमेंट. न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज एक्वायर्ड, डेवलप एंड टेस्टेड. कि जब हमने डिज़ाइन बना लिया
उसके बाद क्या किया हमने, उसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हमने उसके अंदर लगाई और उसके बाद उनको टेस्ट किया। उसके बाद है सिस्टम डिप्लॉयमेंट, सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड ट्रेनिंग। जब हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो जो हमारे रिक्वायर्ड है उसको सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे और उसकी जो ट्रेनिंग देंगे वो आ जाएगा सिस्टम डिप्लॉयमेंट। सिस्टम डेवलपमेंट में हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाया था कि इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर यूज़ कर सकते हैं, बट सिस्टम डिप्लॉयमेंट में वो चीज़ें हम इंस्टॉल करेंगे। अब जैसे हमारे पास है आईफोन के हमने पहले सॉफ्टवेयर हमने उसके हार्डवेयर बनाए, फिर जाके आईफोन के अंदर उनको इंस्टॉल किया। तो इस दोनों में ये फ़र्क है। उसके बाद है सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। भी अपडेशन कोई भी एरर डीबग आ जाता है तो वो आ जाता है मेंटेनेंस में। हाँ जी, ये हैं उसके फेजेस। एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए हमारे पास पहला स्टार्ट करेंगे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस से, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। हाँ जी, नेक्स्ट अभी बताता है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है। हाँ जी, हमने पहले ये देखना है कि इसके लिए हमें न्यू सिस्टम ज़रूरत है या नहीं, और जो हमारा प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना, उसको ऑब्जर्व करना इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू, जहाँ से कहीं से क्यों सब कुछ जो है हम प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में इन चीज़ों का आंसर ढूंढेंगे। उसके बाद जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसका हम अल्टरनेटिव भी ढूंढेंगे। अगर हमारा ये सिस्टम काम ना करे तो उसके लिए हमारे पास दूसरा भी अल्टरनेटिव होना चाहिए। उसके ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट भी बनाना, ये सारा काम जो है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आता है। उसके बाद आ जाता है फेज 2 सिस्टम एनालिसिस। In depth study of the existing system to determine what the new system should do। अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं, हम दूसरा सिस्टम क्यों बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी डिटेल, उसकी डेप्थ या उसकी फुल स्टडी जो है वो सिस्टम एनालिसिस में आएगी। उसके अलावा जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं फेज 1 में, उसको भी क्या करना है, एक्सपैंड करना, फैलाना, उसके अंदर मज़ीद जो है बारीकियां और ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकालना जिसका हमारे लिए फ़ायदा हो। इसके अलावा जो हमारे इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन होते हैं उनके ऊपर देखना कि कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ हमें न्यू सिस्टम में रखनी चाहिए, कौन सी न्यू सिस्टम से हमें निकालनी चाहिए। ये सारा कुछ जो है हम सिस्टम एनालिसिस में करेंगे। हाँ जी, उसके बाद जो है सिस्टम एनालिसिस टूल यूज। हमने क्या करना है, उसके अंदर सिस्टम एनालिसिस में कौन सी जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो देखेंगे, उनको हम स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, उनके चार्ट बनाएंगे, इनपुट आउटपुट में रिलेशनशिप शो करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हमारा जो है डाटा कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। हाँ जी, उसके बाद सिस्टम एनालिसिस में ही क्या करेंगे, जो करंट सिस्टम है उसकी डिस्क्रिप्शन और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ये भी डिफाइन करेंगे, और न्यू के लिए जो हम न्यू सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, सब्जेक्ट, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स, ये सब कुछ भी हम उस रिपोर्ट में लिखेंगे। मतलब ये है कि हमने फर्स्ट फेज में क्या किया, डाटा कलेक्ट की, न्यू सिस्टम बना रहे हैं उससे रिलेटेड। सेकंड में क्या किया हमने जो डाटा दिया गया था उसका एनालिसिस किया, उसके अंदर ड्रॉबैक्स और कौन से न्यू फीचर ऐड करने चाहिए वो सब हमने
रिपोर्ट बनाई। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेज 3 डिज़ाइन। यूज स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द सिस्टम एनालिसिस टू डिज़ाइन अल्टरनेटिव सिस्टम। हमने क्या किया, अब हम जो हमारा न्यू सिस्टम बिल्ड होने जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे। इवेल्युएट अल्टरनेटिव बेस्ड। अब जो है हमने डिफरेंट टाइप के उसकी कॉस्ट, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, उसकी टेक्नोलॉजी उसके अंदर कौन सी यूज़ करनी है, ट्रेनिंग के मतलब जो हम सिस्टम बना रहे हैं क्या वो पॉसिबल भी है या नहीं, या जितने वो हमें अमाउंट दे रहे हैं, कॉस्ट दे रहे हैं, क्या उसमें पॉसिबल है या नहीं, क्या जो हम इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं क्या ये बेनिफिट है या नहीं, या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी है भी या नहीं, क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। सिंपल अगर हमें कोई कह दे कि आसमान के ऊपर आपने एक बंगला बनाना है, तो हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल ना हो सकता है हमारे लिए पॉसिबल हो, तो हम उसके हर तरह से उसके एक्सपेक्ट्स देख के फिर जो है हम उसका डिज़ाइन बनाएंगे। हाँ जी, अब सिस्टम, जब हम सिस्टम का डिज़ाइन बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जिसको हम नाम भी देते हैं केस का, CASE, कंप्यूटर एडिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हाँ जी, इसके अंदर हमारे पास डायग्राम टूल्स, डाटा रेस्पोर्टरीज, प्रोटोटाइपिंग टूल्स, टेस्ट डाटा जनरेटर, डॉक्यूमेंटेशन टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, ये डिफरेंट टाइप के टूल्स जो है हम यूज़ कर डिज़ाइन को तैयार करने में। हाँ जी, जब हमने डिज़ाइन बनाना शुरू किया तो उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके अंदर हमने डिज़ाइन जो चूज़ किया वो, उसके अलावा उसका अल्टरनेटिव, उसकी इनपुट आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, बैकअप, ये सब कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन में, डिज़ाइन में हम बताएंगे। और कौन सी चीज़ जो है रेकमेंड करेंगे कि अगर ये काम नहीं करती तो इसके लिए आपको कौन कौन सी सिस्टम जो है सिस्टम के लिए बेस्ट है, जो आप चाह रहे हैं उससे भी अच्छी सजेशंस भी दे सकते हैं डिज़ाइन में। और इसके अंदर कॉस्ट और बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ तैयार करेंगे। हाँ जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट। अब हमारा डिज़ाइन रेडी है कि हमने आखिर सॉफ्टवेयर बनाना कैसे। अब उस सॉफ्टवेयर को हमने कोडिंग के थ्रू बनाना है। हाँ जी, तो इसके लिए क्या है, बिल्ड द सिस्टम टू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, develop the software, purchase of the shelf software or write custom software, acquired hardware, test the new system। हाँ जी, जो कुछ हमने सॉफ्टवेयर बनाना है उसके रिलेटेड सारा कुछ जो है, उसके लिए कौन सा हार्डवेयर चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए चाहिए, ये सब कुछ जो है सिस्टम डेवलपमेंट में आ जाएगा। हाँ जी, और हम जो है एक मैनुअल भी तैयार करेंगे जो यूज़र के लिए और जो इस सिस्टम को ऑपरेट करेगा उसके लिए बनाया जाए। हाँ जी, उसके बाद में हमारा जो ओल्ड सिस्टम है उसको न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, यूज़र को ट्रेनिंग देंगे, इसके अंदर हम फाइनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे और न्यू सिस्टम को इवेलुएट करेंगे। हाँ जी, अब जब हम सिस्टम डिप्लॉय करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप की कन्वर्जन है। एक है डायरेक्ट, प्लंज या क्रैश। हाँ जी, इसमें क्या होता है कि हमारा जो न्यू सिस्टम है वो कम्प्लीटली जो है रिप्लेस कर देते हैं ओल्ड सिस्टम से एक ही स्टेप में। सिंपल ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है, हम उसकी कुछ चीज़ें जो है हटा के कुछ बाद में लगाते, ये नहीं करते। हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम न्यू बना देंगे। उसके बाद आता है पैरेलल बना देंगे। उसके बाद आता है पैरेलल कन्वर्जन। इसके अंदर क्या है, दोनों सिस्टम जो है साइड बाय साइड जो है वो चलाएंगे, उनकी वर्किंग को कंपेयर करेंगे, यहाँ तक कि हमारा न्यू सिस्टम जो है वो हमें तसल्ली ना करवा दे कि वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसके बाद आता है पायलट कन्वर्जन में क्या आता है, हम जो है न्यू सिस्टम जो है वो लॉन्च कर देते हैं सिर्फ एक ग्रुप के लिए या एक बिजनेस ग्रुप के लिए।
वो क्या करते हैं, वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमें बताएंगे कि इसके अंदर ये चीज़ चल रही है, ये नहीं चल रही, वो उसके एरर, उसके ड्रॉबैक्स सब कुछ बताएंगे। उसके बाद आता है फेस्ड इंक्रीमेंटल अप्रोच। इसके अंदर क्या आता है, एक एक पार्ट जो है वो न्यू सिस्टम के अंदर चेंज करते हैं और वो इस तरह के हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो न्यू सिस्टम है वो क्रैश ना हो जाए। सपोज हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया तो उसके लिए जो है हार्डवेयर या उसके लिए कोई भी चीज़ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो पहले हम वो चलाएंगे, क्या वो चलता है या नहीं चलता, क्या वो इसके स्पीड देता है या नहीं देता। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है हम चीज़ एक एक पार्ट जो है वो चेक करेंगे। फेज 5, इसके अंदर जो है हम यूज़र को ट्रेनिंग देते हैं। ईज इनटू सिस्टम, मेक देम कंफर्टेबल। हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उस यूज़र को कंफर्टेबल, उसे यूज़ करने में आसानी हो और उसे फ़ायदेमंद है। हाँ जी, और जितना भी है हमने वो सारा कुछ जो है वो टाइम पे देना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेज 6, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फिजिकल रिपेयर ऑफ सिस्टम, करेक्शन ऑफ न्यू बग्स फाउंड। अगर कोई हमारे पास सिस्टम में एरर आ गया तो उसको दोबारा से ठीक करना, यूज़र अगर कोई चेंजेस का कहता है तो उसको ठीक करना, ये सारा कुछ जो है मेंटेनेंस और ऑपरेशन में होता है। हाँ जी, रिएक्टिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस इज बेसिकली रन इट टिल इट ब्रेक्स। ये ऐसा है कि तब तक चलाओ जब तक नो एक्शन और एफर्ट आर टेकन टू मेंटेन द इक्विपमेंट इंटेंडेड टू इंश्योर डिजाइन लाइफ इज रीच्ड। तब तक चलाओ जब तक जो है डिज़ाइनर ये ना कहे कि ये अब इसका टाइम ख़त्म हो गया। मतलब वो हमें बताएगा डिज़ाइनर कि इसकी टाइम लिमिट कितनी है, इसको कितनी देर चलना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हाँ जी, एक्शन परफॉर्म ऑन टाइम दैट डिटेक्ट, प्रिक्लूड और मिटिगेट degradation of a component or system with the aim of sustaining or extending its useful life through controlling degradation to an acceptable level। इसमें सिंपल ये उसका रिवर्स, उलट। जैसे ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये एरर आ रहा है, तो आप फौरन उसे क्या करते हैं, ठीक करते हैं। तो ये हमारे पास है, हमारे पास देखें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टम एनालिसिस में जाएंगे। अगर कोई एरर आ गया तो हम बैक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे। फिर सिस्टम एनालिसिस हो गया, फिर सिस्टम डिज़ाइन, फिर सिस्टम डेवलपमेंट, फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, सिस्टम मेंटेनेंस। जब ये हमारा सारा काम हो गया तो हम फिर से न्यू सिस्टम बनाने के लिए वापस जा सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेड है, अगर हमारे पास सिस्टम में कोई कमी है तो वो उसके लिए जो है हम न्यू सिस्टम में हमारे पास किस तरह यूज होता है। नेक्स्ट फेज में ग्रीन जो है वो नेक्स्ट फेज के लिए, ब्लू जो है वो प्रीवियस फेज के लिए। इसके अंदर आ जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट आर ऑब्जर्वेबल टास्क और प्रोसेस दैट मस्ट परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम अंडर द डेवलपमेंट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।